साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान की जनसंख्या पर। किस पर बात करेंगे? राजस्थान की जनसंख्या। ये जो चैप्टर है इसे जनगणना के नाम से भी जाना जाता है। ये चैप्टर अपने आप में अद्भुत चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने के लिए अपन इसे कालक्रम के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। जब अपन प्राचीन काल की बात करते हैं तो अपने सामने आता है कौटिल्य, या फिर उसे अपन कहते हैं चाणक्य। उसकी एक किताब है अर्थशास्त्र, है ना। उसमें अपने को जनसंख्या संबंधी सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे समय बीतता है, मध्यकाल में अपन प्रवेश करते हैं और मध्यकाल में अकबर के एक दरबारी विद्वान हुआ करते थे, अबुल फजल। क्या नाम है उनका? अबुल फजल। और अबुल फजल की पुस्तक का नाम है आईने अकबरी। तो दूसरा जो जनगणना को अपने को उल्लेख मिलता है वो अपने को आईने अकबरी से देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद में तीसरा कैसे? आधुनिक काल में प्रवेश करेंगे। अब जब आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं तो अपने सामने 2 अंग्रेज आते हैं, एक लॉर्ड मेयो और दूसरा आता है लॉर्ड रिपन। तो जो लॉर्ड मेयो है उन्होंने स्वतः जो भारत की पहली जनगणना करवाई, वहीं व्यवस्थित ढंग से देखेंगे तो वो किसने करवाई है? लॉर्ड रिपन ने करवाई। तो मैंने अभी जो चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जो वाला इस चैप्टर का नाम है राजस्थान की जनगणना, है ना। इस जनगणना वाले चैप्टर को आसान बनाने के लिए मैंने इसे कालक्रम के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला प्राचीन काल, दूसरा आधुनिक काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो अपने सामने आता है, यहाँ पर आता है चाणक्य। क्या आता है यहाँ पर? चाणक्य। और इस चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अब इससे जो क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है कि भैया जनसंख्या या जनगणना से संबंधित जो सबसे प्राचीनतम अपने को देखने को मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो अर्थशास्त्र से। फिर दूसरा भाग अपने आता है मध्यकाल। मध्यकाल में अकबर का एक दरबारी विद्वान हुआ था अबुल फजल, है ना, अबुल फजल। और इस अबुल फजल की किताब का क्या नाम है? आईने अकबरी। आईने अकबरी। इस आईने अकबरी में अपने को क्या देखने को मिलता है? जनसंख्या संबंधी जो जानकारी देखने को मिलती है वो कौन से काल को इंगित करती है? मध्यकाल को। प्राचीन काल में अर्थशास्त्र और आधुनिक जो मध्यकाल है उसमें अपने को क्या देखने को मिलती है? आईने अकबरी। मैंने कहा जब आधुनिक काल की बात करते हैं तो 2 सामने अंग्रेजी व्यक्ति आते हैं, एक लॉर्ड मेयो आता है, लॉर्ड मेयो, और एक आता है लॉर्ड रिपन। कौन कौन आता है? लॉर्ड मेयो और दूसरा आता है लॉर्ड रिपन। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मेयो ने जनगणना, जो भारत की जनगणना है सबसे पहली वाली, उसे करवाया, लेकिन व्यवस्थित ढंग से करवाने वाले कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। अब तक अपन ने ये देखा चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से अपने को सबसे पहले जानकारी मिलती है। अबुल फजल, इससे अपने को मध्यकाल में जानकारी मिलती है, इसकी पुस्तक का नाम आईने अकबरी। फिर अपन बात करते हैं आधुनिक काल, तो आधुनिक काल में आता है लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो। ठीक है। अब ये तो बात की अपन ने किसके आधार पर? कालक्रम के आधार पर। कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? जनगणना या जनसंख्या वाला। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है, कुछ ही नहीं है इस चैप्टर। सबसे आसान चैप्टर अगर कोई है तो यही है। फिर अपन कहते हैं कि जब ये व्यवस्थित ढंग से होना स्टार्ट हो जाती है जनसंख्या, तो भारत सरकार ने भी धीरे धीरे क्या लाया? एक अधिनियम लाया, और उस अधिनियम का नाम है भारतीय जनसंख्या अधिनियम। इसी भारतीय जनसंख्या अधिनियम के तहत अपने को स्वतंत्र भारत की पहली जनसंख्या जो जनगणना है वो भी देखने को मिलेगी। तो पहली बात तो यही है कि भारतीय जनसंख्या जो अधिनियम है ये आया कब? तो अपन जब भारतीय जनसंख्या अधिनियम की बात करते हैं तो ये आया था 1948 में। कब आया था? 1948 में। अच्छा, पीछे से पहले से लिखा हुआ है, कोई बात है ना। तो ये भारतीय जनसंख्या अधिनियम कब आया था? 1948 में। अब जब ये अधिनियम आता है, इसी अधिनियम के तहत अपने को स्वतंत्र भारत की पहली जनसंख्या देखने को मिलती है, और वो कब हुई थी? अपने 1951। कब? 1951।
क्या ये राजस्थान के संदर्भ में ये रहेगी? नहीं भाई, ये राजस्थान के संदर्भ में चेंज हो जाती है और चेंज होकर ये अपने आती है 1961। इसमें अपन ने 3 पॉइंट देखे। भारतीय जनसंख्या अधिनियम कब आया? 1948 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनसंख्या या जनगणना कब हुई? 1951 में। राजस्थान की पूछे तो 1961 में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो भगवान करेगा आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलो, देखो फिर अपन करते हैं जनसंख्या का संविधान में उल्लेख। क्या जनसंख्या के बारे में या जनगणना के बारे में भी संविधान में उल्लेख है? बिल्कुल है। 7वीं अनुसूची में बिल्कुल जगह दी गई है जनगणना। जनगणना का जो उल्लेख है 7वीं अनुसूची में मिलता है। एक आर्टिकल है बकायदा, उस आर्टिकल का नाम है 246 नंबर अनुच्छेद। 246 नंबर अनुच्छेद ये कहता है कि केंद्र सरकार का ये दायित्व है। क्या है? केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि उसे जनगणना करवानी होगी, ये उसका कर्तव्य है। जब ये केंद्र सरकार का दायित्व है, इसलिए अपन कहते हैं किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। जब संघ सूची का विषय है, अब फिर बात ये आती है कि जनगणना करवाएगा कौन? कौन सा मंत्रालय करवाएगा? तो अपन कहते हैं गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। संविधान में उल्लेख पहला 7वीं अनुसूची, फिर अनुच्छेद कौन सा है? 246वां। फिर अपन ने कहा कि किसका विषय है? तो अपन कहते हैं संघ सूची का विषय है। फिर उसके बाद में कि भैया कौन सा मंत्रालय करवाएगा? तो कौन सा मंत्रालय करवाएगा? गृह मंत्रालय करवाएगा। अब तक ज्यादा फैक्ट नहीं देखे, वापस से देख लेते हैं अपन, है ना। सबसे पहले अपन कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? राजस्थान की जनगणना, है ना। अब दूसरी बात, कालक्रम के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल में अपन ने चाणक्य को देखा, मध्यकाल में अबुल फजल को देखा, आधुनिक काल में 2 अंग्रेज आए, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन। चाणक्य की पुस्तक का नाम है ना, उसका नाम है अर्थशास्त्र। अबुल फजल की पुस्तक का नाम आईने अकबरी। फिर उसके बाद में लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन। लॉर्ड मेयो क्या करते हैं? सबसे पहले करवाते हैं। व्यवस्थित ढंग से कौन करवाते हैं? तो व्यवस्थित ढंग से करवाते हैं अपने कौन? लॉर्ड रिपन। फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा? फिर इसके बाद में अपन ने देखा कि भारतीय जनसंख्या अधिनियम आता है, और वो अधिनियम कब आया? 1948 में। फिर अपन ने कहा स्वतंत्र भारत की पहली 1951 में, राजस्थान की 1961 में। फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा? उसके बाद में आपने कहा कि संविधान में उल्लेख मिलता है, तो हमने कहा बिल्कुल मिलता है। कौन सी अनुसूची में? 7वीं। फिर उसके बाद में आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कौन सा? 246 नंबर अनुच्छेद। फिर उसके बाद में अपन कहते हैं किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं कौन सा मंत्रालय करवाता है? तो अपन ने कहा गृह मंत्रालय करवाता है। यहां तक थी बात। अब आगे कुछ और बात करते हैं। देखो, ये मैंने लिख रखा है 2011 की जनगणना। इधर मैंने 4 लिख रखा है, इधर 4 लिख रखा है, यहाँ पर छोटे छोटे 2 कॉलम बना के रखे हैं। इसका भी कोई अपने आप में मतलब होगा। जब मैं ये ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करता हूँ ना, उन सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है। सबसे पहले ये देखना, मैंने 4 लिख रखा है, इसका मतलब इस लाइन में अपन 4 फैक्ट को कवर करेंगे। जैसे 2011 की जनगणना अगर व्यवस्थित क्रम से पूछे और एक पूछे क्रम के आधार पर। कैसे पूछे? क्रम के आधार पर। अगर अपने को क्रम के आधार पर पूछ रहे हैं तो ये होगी 15वीं, और ये व्यवस्थित ढंग से पूछे तो कौन सी होगी? 14वीं। क्योंकि व्यवस्थित ढंग से किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने। अगर स्वतंत्र भारत की पूछ ले तो, है ना, स्वतंत्र भारत की पूछ ले तो, स्वतंत्र भारत की पूछ ले तो भाई 7वीं। 14 का आधा 7, और 21वीं सेंचुरी यानी 21वीं शताब्दी की पूछ ले तो कौन सी होगी? दूसरी। 4 फैक्ट कौन से हो गए? मैंने कहा क्रम के आधार पर पूछे तो कौन सी होगी? 15वीं। व्यवस्थित ढंग के आधार पर पूछे तो कौन सी होगी? 14वीं। स्वतंत्र भारत की पूछे तो 14 का आधा 7, 21वीं सेंचुरी की पूछे तो 2। कितनी आ जाएगी? 4 फैक्ट कवर हो गए। उसके बाद में और देखते हैं 15-7, है ना, 15-14-7-2, 15-14-7-2। क्या बोलना है आपको? 15-14-7-2, है ना। 15-14 का क्या दो? 7-2। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं क्या है। 2011 की जनगणना
इसके कुछ और बिंदु देखने को मिलते हैं। इसमें अपन कहते हैं कि टोटल कितने जिलों ने भाग लिया था। अगर अपन पूरे देश के जिलों की बात करें तो लगभग अपने सामने आता है कि भैया 640 जिलों ने, कितने जिलों ने, 640 जिलों ने भाग लिया था। सर अपने को पूरे देश से क्या लेना देना, आप तो ये बताओ कि राजस्थान के कितने जिलों ने भाग लिया था। 50 ने लिया था, 33 ने लिया था। कॉमन सेंस की बात है कि 2011 में कितने जिले थे, 33, इट मीन्स 33। दूसरी बात, जब अपन बात करते हैं 33 जिलों के अनुसार, तो फिर उसके बाद सर ये जनगणना करवाने कुछ पैसा टका नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो सर बजट पास किया होगा, हाँ भाई किया है, कितना रुपया कितना, तो भैया 2200 दो मिंडी 2 CR बोले तो इस जनगणना का बजट कितना था, 2200 करोड़। कितना करोड़, 2200 करोड़। अपने जीरो नहीं गिनना, कितना लगला, कितना है, 2200। बजट टोटल कितना है, 2200 करोड़। किसका है, 2011 जनगणना का। सर अगर अपन इसको प्रति व्यक्ति में अगर डिवाइड कर दे तो कितना पॉसिबल आएगा, तो ये अगर अपन प्रति व्यक्ति में डिवाइड करते हैं, है ना, तो ये खर्च जो है अपना कितना आ जाएगा, लगभग 18-19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18-19 रुपया प्रति व्यक्ति। 18-19 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च आता है। अपन किसकी बात कर रहे हैं जरा देखना। मैं 2011 की जो जनगणना है उसके संदर्भ में कुछ पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने कहा कि क्रम के आधार पर कौन सी है, तो 15वीं। व्यवस्थित ढंग से पूछे तो 14वीं, स्वतंत्र भारत की पूछे तो 7वीं, और 21वीं सेंचुरी की पूछे तो दूसरी। कितनी है, दूसरी। उसके बाद जिलों की बात करें तो भारत के कितने जिलों में भाग लिया, 640। राजस्थान के पूछे तो 33। कुल बजट कितना था, तो 2200। फिर उसके बाद में प्रति व्यक्ति कितना खर्च लगा, तो 18-19। कितना, 18-19। फिर उसके बाद देखना, ये मैंने दो ऐसे टुचके बना के रखे, क्वेश्चन मार्क करके रखा। इसका मतलब है, एक तो है आदर्श वाक्य क्या था, और एक का मतलब है आदर्श वाक्य की जब अपन बात करते हैं, आदर्श वाक्य आ जाता है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आदर्श वाक्य क्या आ जाएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पहली बात। दूसरी बात, शुभंकर क्या था, तो प्रगणक शिक्षिका। ठीक है। 2011 की जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे, क्रम के आधार पर, फिर उसके बाद व्यवस्थित आधार पर, स्वतंत्र भारत के आधार पर, और फिर उसके बाद अपन ने देखा 21वीं सेंचुरी के हिसाब से टोटल कितने जिलों ने भाग लिया, राजस्थान के कितने जिलों ने भाग लिया, बजट कितना था, प्रति व्यक्ति खर्च कितना था, शुभंकर क्या था। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि आदर्श वाक्य क्या था। आगे कुछ और इंफॉर्मेशन देखता है। अपन ने देखा कि 2011 की जनगणना की कुछ मुख्य बातें, वास्तविकता में ये मुख्य बात है। पहली बात जो मेरे मन को बहुत भाई, वो क्या थी, इसमें सम्मिलित किया गया ट्रांसजेंडर या कह सकते हैं किन्नरों को। किसको सम्मिलित किया गया, किन्नरों को। सही बताऊं, मन से बताऊं तो एक आपको जब भी समय मिले तो एक ताली करके मूवी है ना, मूवी नहीं वेब सीरीज है, उसे आप देखें, फिर आपको पता चलेगा इन्होंने अपने आप को इसके अंदर सम्मिलित करवाने के लिए क्या क्या परिश्रम किया है। सही में आपकी इनके प्रति एक अलग ही भावना विकसित होगी, है ना। तो इसकी एक मुख्य बात तो क्या होगी, इसमें किसको सम्मिलित किया गया, किन्नरों को सम्मिलित किया गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसका उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राजस्थान की पहली किन्नर महिला कौन सी थी? फिर अपन ये भी कह सकते हैं राजस्थान की पहली किन्नर कौन थी जिसका जनगणना में अपने को नाम देखने को मिलता है। ठीक है, उसका उत्तर मैं आपके कमेंट बॉक्स में जरूर देखना पसंद करूंगा। फिर उसके बाद पहला पॉइंट तो ये हो गया, खास बात क्या है, इसमें किन्नरों को सम्मिलित किया गया। दूसरी बात, जब अपन बात करते हैं इसमें है ना, पर्टिकुलर अपने सबके घर गिन लिए कि कितना कितना घर है, सबके घर गिन लिए। दूसरी जातिगत जनगणना, ये जातिगत जनगणना की गई थी
और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 1931 में ऐसा फिर किया जा चुका है और ये स्वतंत्र भारत में पहली बार है। लेकिन ऐसे देखेंगे क्रम के हिसाब से तो दूसरा जातिगत जनगणना, ध्यान रहे जातिगत जनगणना क्रम के आधार पर पूछेंगे तो दूसरा, और स्वतंत्र भारत की पूछेंगे तो पहली। किसको सम्मिलित किया? किन्नरों। घरों की संख्या गिन ली। फिर दूसरी तीसरी बात अपन ने क्या कहा कि जातिगत जनगणना क्रम के आधार पर तो दूसरी है, और अगर स्वतंत्र भारत की पूछे तो पहली। फिर उसके बाद में आगे और तो देखते हैं 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या। ये क्या कहना चाहता हूं मैं इसमें? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है और राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। जब अपन यहाँ पर ये देखते हैं तो अपने को ये पता चलता है कि भैया भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग अपने को देखने को मिलती है 121.08 करोड़। कितनी देखने को मिलती है? 121.08 करोड़। वहीं अपन राजस्थान में जब देखते हैं तो अपने को कितनी देखने को मिलती है? 6.85 करोड़। कितनी देखने को मिलती है? 6.85 करोड़। 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। वहीं राजस्थान की कितनी है? 6.85 करोड़। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत आ रही है तो अपन वापस देख लेते हैं, है ना। ये जो चैप्टर है ना, ऐसा ही चैप्टर, इसमें ऐसे ही आगे आगे आंकड़े आते रहेंगे, अपन आंकड़े पढ़ेंगे। ऐसे इसमें अपन मजाक कर नहीं सकते, मजाक माडे में पैदा कर नहीं सकते। इंसान हूँ भाई, कहाँ से पैदा करूँ? मजाक है ही नहीं इसमें, है ना। फिर भी ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे। कौन सा चैप्टर है? जनगणना वाला। कालक्रम के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा? अधिनियम देखा। फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा? फिर उसके बाद में अपन देखा संविधान में क्या क्या उल्लेख मिलता है ना। फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा भैया? फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि कुछ पॉइंट देखे क्रम के आधार पर, है ना। फिर उसके बाद कितने जिलों ने भाग लिया, बजट क्या था, है ना। फिर उसके बाद में अपन ने ये देखा कि आदर्श वाक्य क्या था, शुभंकर क्या था। फिर उसके बाद में अपन ने ये देखा कि भैया इसकी जो इसकी कुछ मुख्य बात है, केंद्रों को सम्मिलित किया, घरों की संख्या को काउंट किया। फिर उसके बाद में जातिगत जनगणना थी, है ना। फिर उसके बाद में अपन ने कहा, क्या बोला कि भैया ये जो है 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.08 करोड़ और राजस्थान की 6.85 करोड़। अब ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट आपके और लेंगे और फिर आज की अपने सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। राजस्थान की जनसंख्या, सबसे पहले राजस्थान की जनसंख्या अभी मैंने आपको कितनी बताई थी? 6.85 करोड़। कितनी? 6.85 करोड़। इसमें से पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है? पुरुष और महिला में से अगर आप एक याद कर लोगे तो काम चल जाएगा मेरे हिसाब से। तो मैंने तो ये याद कर लिए 48.14, पीछे जो माइनस करेंगे वो अपना आप बच जाएगा। तो वो अपना कितना बचा है? 51.86। मैंने तो ये याद कर रखा है 48.14%, पीछे अपने आप ये बचता रहा है 51.86%। एक चीज देखना बहुत अच्छी है, पूछना चाहता हूं आपसे। हमने कहा राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़, ठीक है। फिर इसको 2 भागों में विभाजित किया, पुरुष और महिला। अभी इसमें बोला मैंने खास बातों में कि किन्नरों को सम्मिलित किया गया। कहाँ है? अलग से कॉलम तो नहीं बनाया, किधर गए? खा गए। किसमें सम्मिलित किया? पुरुषों में या महिला में? किसके साथ हैं? याद रहे, किन्नरों को पुरुषों के साथ सम्मिलित किया गया। जब अपन बात करते हैं ना 51.86, ये केवल पुरुष नहीं है, इनके साथ किन्नरों को भी सम्मिलित किया गया। आगे बात करते हैं, है ना। देखना आगे एक और बिंदु बचता है, केवल अंतिम बिंदु आज के सेशन का, कि भैया अपने यहाँ जो बच्चे हैं यानी बालक बालिका, वो कितना है, मतलब वो कितने प्रतिशत है। जब उनके प्रतिशत की अपन बात करते हैं ना तो अपने को देखने को मिलता है 15.50%। कितना? 15.50%। ये अपने को देखने को मिलता है ना।
चलो, मैंने आपको ये जो जनगणना वाला चैप्टर है ये अपने स्तर पर बताने की कोशिश की। आगे अपन इस चैप्टर को धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा जो ऑफलाइन और ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, अपने मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, हमसे भी जुड़े रहें। और जो हमसे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया अपने जो मैटर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा दोहराव करें। और अपन कल इसी समय पर फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।